नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जब हम मीडिवल इंडिया की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ मुगल्स आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दौर में पूरे इंडिया में कई पावरफुल रीजनल किंगडम्स भी थे। ये वो स्टेट्स थे जिन्होंने अपने कल्चर, इकोनॉमी और मिलिट्री पावर से हिस्ट्री पर एक गहरा असर छोड़ा। आज हम इन्हीं अनोखे राज्यों की कहानी सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक फैसिनेटिंग जर्नी बैक इन टाइम। 18th सेंचुरी के शुरुआत में मुगल एम्पायर कमज़ोर हो रहा था। इस पावर वैक्यूम ने कई रीजनल स्टेट्स को उभरने का मौका दिया। नॉर्थ इंडिया में बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे सक्सेसर स्टेट्स ने मुगल सिस्टम को ही कंटिन्यू किया, लेकिन वो आज़ाद शासकों की तरह काम कर रहे थे। बंगाल मुर्शिद कुली खान के अंडर एक बहुत ही प्रॉस्पेरस रीजन बन गया जो अपने टेक्सटाइल्स और ट्रेड के लिए जाना जाता था। अवध सादत खान के अंडर एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर बना और हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह ने दक्कन में अपनी डायनेस्टी की नींव रखी। ये तीनों ही स्टेट्स भले ही आज़ाद थे, पर उन्होंने मुगल्स के साथ एक सिंबॉलिक रिश्ता बनाए रखा। इसी दौरान कुछ नए स्टेट्स भी अस्तित्व में आए। दी सिक्स गुरुओं के लीडरशिप में एक मजबूत मिलिट्री फोर्स बन गए। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, जिसने सिखों को एक फाइटिंग कम्युनिटी में बदल दिया। उनके बाद बांदा बहादुर ने मुगल अथॉरिटी को चैलेंज किया और आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह ने एक विशाल सिख एम्पायर की स्थापना की जो पंजाब से कश्मीर तक फैला हुआ था। उनकी फौज एक खास यूरोप की बेस्ट आर्मीज से कम नहीं थी। अब बात करते हैं राजपूत्स की। आमेर और मारवाड़ जैसे राज्य पहले से ही मुगल्स के इम्पॉर्टेंट अलायज थे, लेकिन 18th सेंचुरी में उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी को और बढ़ाया। राजा सवाई जय सिंह ऑफ आमेर एक ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉमर, स्टेट्समैन और टाउन प्लानर थे। उन्होंने ही ब्यूटीफुल सिटी जयपुर को बसाया और दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरीज बनवाईं। राजपूत्स ने अपने कल्चर और आर्किटेक्चर को भी खूब बढ़ावा दिया। और हाँ, जाट्स को कैसे भूल सकते हैं। दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास के इलाकों में चूरामन और बदन सिंह जैसे लीडर्स के अंडर जाट्स ने एक मजबूत राज्य बनाया। राजा सूरजमल ने भरतपुर को अपनी कैपिटल बनाया और उनके अंडर जाट पावर अपने पीक पर थी। उन्हें प्लेटो ऑफ द जाट ट्राइब भी कहा जाता था। उन्होंने आगरा जैसे इम्पॉर्टेंट मुगल सिटी को भी कैप्चर कर लिया था। साउथ इंडिया का पॉलिटिकल सीन भी काफ़ी रोचक था। बहमनी सल्तनत के टूटने के बाद वहाँ 5 सल्तनतें बनीं: बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बेरार। इन्होंने लड़ाइयाँ की, लेकिन इनका आर्ट और आर्किटेक्चर जैसे गोलकुंडा फोर्ट और चार मीनार आज भी बेमिसाल हैं। साउथ में एक और नया पावर इमर्ज हो रहा था, मैसूर। पहले ये वोडेयार डायनेस्टी के अंडर था, लेकिन 18th सेंचुरी के मिड में इसकी असली पावर हैदर अली और उनके बेटे द लीजेंडरी टीपू सुल्तान के हाथ में आई। हैदर अली ने मॉडर्न मिलिट्री टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एक पावरफुल आर्मी बनाई। उनके बाद टीपू सुल्तान, जिसे टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते हैं, ने अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर दी। टीपू ने अपनी इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन में कई रिफॉर्म्स की। उन्होंने नए कॉइन्स चलवाए, नया कैलेंडर बनाया और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी इंस्पायर्ड हुए थे। उन्होंने रॉकेट्स का मिलिट्री में इस्तेमाल किया, जिसे अंग्रेज़ों ने भी बाद में अडॉप्ट किया। तो इन रीजनल स्टेट्स में आम जिंदगी कैसी थी? सोसाइटी लार्जली ट्रेडिशनल थी। हिंदू सोसाइटी में कास्ट सिस्टम अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। हर कास्ट का अपना काम और सोशल स्टेटस होता था। परिवार जॉइंट फैमिली सिस्टम पर बेस्ड थे और पैट्रियार्कल थे। विमेन का स्टेटस जनरली लो था, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर थे, जैसे अहिल्याबाई होलकर ऑफ इंदौर, जो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुईं। कल्चर के मामले में ये दौर बहुत रिच था। उर्दू, हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल जैसी रीजनल लैंग्वेजेस में लिटरेचर लिखा जा रहा था। म्यूज़िक, डांस और पेंटिंग को रॉयल कोर्ट्स में संरक्षण मिलता था। लखनऊ कथक का एक बड़ा सेंटर बना तो तंजौर पेंटिंग साउथ में फेमस हुई। अब आते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस पर। एग्रीकल्चर ही इकोनॉमी का मेन बेस था। ज़्यादातर लोग गांव में रहते थे और खेती करते थे, लेकिन इस दौर में ट्रेड और कॉमर्स भी काफ़ी फूला फला। बंगाल का टेक्सटाइल, आइवरी और साल्टपीटर यूरोप तक एक्सपोर्ट होता था। गुजरात अपने पोर्ट्स के लिए फेमस था। साउथ इंडिया में स्पाइसेस, खासकर ब्लैक पेपर, की बहुत डिमांड थी। लेकिन लगातार हो रही लड़ाइयों और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का असर
आम आदमी की जिंदगी पर भी पड़ता था। टैक्सेस का बोझ अक्सर किसानों पर ही आता था। चलिए अब साउथ की तरफ चलते हैं। साउथ इंडिया में भी पॉलिटिकल सीन काफ़ी डायनामिक था। बहमनी सल्तनत के टूटने के बाद दक्कन में 5 सल्तनतें बनीं: बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बेरार। इन सल्तनतों ने आपस में भी लड़ाइयाँ कीं और विजयनगर एम्पायर से भी। लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन आर्ट और आर्किटेक्चर में कमाल का था। गोलकुंडा फोर्ट और चार मीनार जैसे स्ट्रक्चर्स आज भी उनकी शान की गवाही देते हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस पर। एग्रीकल्चर ही इकोनॉमी का मेन बेस था। ज़्यादातर लोग गांव में रहते थे और खेती करते थे। लेकिन इस दौर में ट्रेड और कॉमर्स भी काफ़ी फूला फला। बंगाल का टेक्सटाइल, आइवरी और साल्टपीटर यूरोप तक एक्सपोर्ट होता था। गुजरात अपने पोर्ट्स के लिए फेमस था। साउथ इंडिया में स्पाइसेस, खासकर ब्लैक पेपर की बहुत डिमांड थी। लेकिन लगातार हो रही लड़ाइयों और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का असर आम आदमी की ज़िंदगी पर भी पड़ता था। टैक्सेस का बोझ अक्सर किसानों पर ही आता था। फाइनली बात करते हैं मिलिट्री कंडीशंस की। ये वो दौर था जब इंडियन वॉरफेयर में बड़े बदलाव आ रहे थे। मुगल स्टाइल ऑफ वॉरफेयर, जिसमें कैवेलरी पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, अब धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। इन्फेंट्री और आर्टिलरी का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा था। हैदर अली, टीपू सुल्तान और महादजी शिंदे जैसे रूलर्स ने अपनी आर्मीज़ को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन किया। उन्होंने फ्रेंच ऑफिसर्स को हायर किया, मॉडर्न मस्केट्स और कैनन्स का इस्तेमाल शुरू किया। टीपू सुल्तान ने तो नेवल पावर बिल्ड करने की भी कोशिश की। ये मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी था क्योंकि अब उनका सामना एक नई ताकत से था, दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, 18th सेंचुरी सिर्फ मुगल डिक्लाइन की कहानी नहीं है। ये कहानी है बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, द मराठाज, द सिख्स, द जाट्स और राजपूत्स जैसे अनेकों रीजनल पावर्स की। इन सभी ने मिलकर उस दौर के इंडिया का चेहरा बनाया। हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान थी, अपना एक अलग कल्चर था और अपना एक अलग इतिहास था। ये सभी एक ऐसे मोज़ेक के टुकड़े हैं जिसे हम मीडिवल इंडिया कहते हैं। इनकी कहानियों को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि इंडिया हमेशा से ही एक डाइवर्स और डायनामिक लैंड रहा है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक रीजनल स्टेट के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारी कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस न करें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।